हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज मैं आपको बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी सी टुडे हैज़ नेवर बीन like this today. Commerce is on its climax. Commerce has had to cover a long distance before reaching this stage. Before we know about its long journey, it is necessary to understand what commerce is. बेटा, कॉमर्स की जो ये जर्नी है, जो आज इस प्रकार का जो बिजनेस है, जो बिजनेस ने इतनी तरक्की की है, तो इसकी जर्नी के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, आगे बताने जा रहे हैं आपको कि कॉमर्स होता क्या है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, every economy has two main sides, प्रोडक्शन साइड एंड कंजप्शन साइड। बेटा, एक इसमें एक डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया है, एक ब्रिज बना करके, यानी एक साइड में प्रोडक्शन है, एक साइड में कंजप्शन है। बीच में एक नदी दिखाई गई है कि भी किस प्रकार जो प्रोडक्शन है उसको कंजप्शन तक पहुंचाया जाए। तो everyone we know that there is always a distance between these two sides. So the production of goods takes place at one place where their consumption is done at another place. वही बात है कि किसी भी प्रोडक्शन का जो है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक स्थान पर होता है, लेकिन उसका जो कंजप्शन है वो किसी और स्थान पर होता है। जैसे आपने देखा भी है कि जो हल्दीराम है, आप देखिए कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कहाँ कर रहा है और कंजप्शन उसका कितनी दूरी पर हो रहा है, कि हर कोने में बैठा बैठा जो व्यक्ति है वो उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का काम कर रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस वेयर देयर कंजप्शन इज डन एट अनदर प्लेस. इन अदर वर्ड्स, it is not possible to do the production of goods at the same place where they are to be used consumed. तो इसलिए कॉमर्स की जरूरत हमें यहाँ क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जहाँ पे प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा रहा है वहीं जाकर के उसको प्रोड्यूस करें। इट इज इम्पॉसिबल एट ऑल टू प्रोड्यूस द थिंग, टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट द प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो कंजम्पशन का जो प्लेस है वहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। इसलिए अब हमें करना क्या है? अब हमें जहाँ पर हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ से कंजप्शन तक जो है वो इजीली प्रोडक्ट को पहुँचाना है। तो ये जॉब कौन करता है कि प्रोडक्ट को? तो हेयर द मेन प्रॉब्लम इज टू डू अवे विद द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट ऑफ कंजप्शन। तो जो प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको इजी करना, आसानी से माल प्रोडक्शन से कंजप्शन तक पहुंचाना, ये किसका काम है? ये कॉमर्स का काम है। दिस जॉब इज डन बाय कॉमर्स। अंडर कॉमर्स the two factors are included to do sale purchase. एक तो कॉमर्स में क्या किया जाता है? माल को खरीदा जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, सेल और परचेज। टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू रिमूव द हर्डल्स विच कम बिटवीन सेल्स परचेज। तो दूसरा काम क्या है कॉमर्स का? पहला काम क्या बताया है कि माल को खरीदना और बेचना, और दूसरा काम क्या है कि जो सेल और परचेज की एक्टिविटी है इसके बीच में जो भी बाधा आती है, जो भी हर्डल आती है, उसको रिमूव करना। सेल परचेज इज कॉल्ड ट्रेड। तो सेल और परचेज को क्या कहते हैं बेटा? सेल और परचेज को ट्रेड कहा जाता है। जब हम माल खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं, तो वो ट्रेड होता है। अगर हम कहीं से सामान लेके आए अपने घर यूज करने के लिए तो वो ट्रेड नहीं है। जब हम वस्तुओं को आगे बेचने के लिए खरीदते हैं तो बेचना और खरीदना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। इन ट्रेड मेनली द हर्डल्स ऑफ कैपिटल। देखो, ट्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो किसकी आती है? पैसे की, पूंजी की, फिर स्थान की, ज़मीन चाहिए, फिर टाइम की, फिर रिस्क की। रिस्क क्या होता है? देखो, हम बेटा बिजनेस पे
हमने ज़मीन खरीद ली करोड़ों रुपए की, फिर उस पर हमने बिल्डिंग बना दी, फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया, यानी हमने कैपिटल जो है, आजकल का जो बिजनेस है करोड़ों में स्टार्ट होता है, करोड़ों रुपए हमने लगा दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बिजनेस कामयाब हो, क्योंकि बिजनेस की कामयाबी और नाकामयाबी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और कंज्यूमर की सोच पे, कंज्यूमर के टेस्ट पे, कंज्यूमर की इनकम पे, कंज्यूमर की जो करंट पोजीशन है उस पे डिपेंड करती है। तो अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो वहां पर रिस्क क्रिएट हो जाता है। तो रिस्क भी बिजनेस के रास्ते में एक हर्डल है। इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्रॉप अप। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज हर्डल्स, तो ये जो सभी मुश्किलें हैं, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हर्डल है, चाहे वो प्लेस से रिलेटेड हर्डल है, चाहे वो टाइम से रिलेटेड है, रिस्क से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा से रिलेटेड है, तो इन हर्डल्स को रिमूव करने का काम, ओवरकम कम करने का काम कौन करता है? बैंकिंग। जैसे पैसा, कैपिटल की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? बैंकिंग। टाइम की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। जो प्लेस है उसको कौन सॉल्व करता है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। रिस्क की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? इंश्योरेंस। इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा कि आजकल एडवर्टाइजमेंट इतना ज़बरदस्त काम करता है कि प्रोडक्ट मार्केट में आता नहीं और कस्टमर उसको मांगने के लिए पहले पहुंच जाता है। तो इसका मतलब कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। नहीं तो ये भी बिजनेस के लिए एक मुश्किल होती है कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन हम किसी कोने में बैठे हैं, वहाँ हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं। तो कस्टमर का क्या कसूर है? जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदने जाएगा? पता ही नहीं। लेकिन आजकल आप देखते होंगे टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, अदर पंपलेट्स छपवा करके या और अनाउंसमेंट वगैरह करवा करके या कोई पर्सनल सेलिंग का फॉर्मूला यूज़ करके जो बिजनेसमैन है वो एट फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो जब उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसकी जानकारी जो वो कंज्यूमर को मिल जाती है, तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आसानी से मार्केट में कामयाब हो जाता है। द शेप ऑफ ट्रेड एंड द असिस्टेंट एक्टिविटीज टू ट्रेड इंक्लूडेड इन कॉमर्स हैव नॉट बीन एज दे आर इन द प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच कॉमर्स हैड टू पास इन ऑर्डर टू रीच द करंट स्टेज। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये कौन सी स्टेज है? डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया है। द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी विटनेस टुडे वाज नॉट एंड सेम इन द बिगिनिंग. It took a number of years for commerce to achieve the present form, and it had to pass through a number of stages. The various stages of development of commerce business activities in India are the following. तो नंबर 1 जो है हमारे पास वो है बार्टर सिस्टम स्टेज। सबसे पहले क्या था बेटा? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? वस्तु के बदले में वस्तु, प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट। जैसे क्या करते थे लोग, गांव में दूध होता था, दूध से घी तैयार करते थे, घी तैयार करके लेकर के बाजार में चले गए, घी को मार्केट में दे दिया और उसके बदले में और चीज़ें जो खाने की वस्तुएं हैं, कोई बूरा ले लिया या कोई और चीज़ें हैं जैसे दालें, जो पुराने जो पूर्वज हैं हमारे वो सुनाते हैं कि मार्केट में घी लेके जाते थे भाई बैलगाड़ी में, और वहाँ लेके गए और सामान के बदले में सामान ले आए। अभी भी कुछ जगह ऐसा होता है कि आप हमें ये चीज़ दे दो, हम आपको इसके बदले में ये चीज़ दे देंगे। तो बार्टर स्टेज बहुत पुरानी स्टेज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे विलेज इकोनॉमी स्टेज आई है। तो ग्रेजुअली पीपल नॉट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। तो नाउ ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू वन ट्राइब cultivated land collectively and produced all the things they needed. The whole work was divided among men and women after this private ownership of property started. As a result of this, tribes were divided into families. Now some families got themselves engaged in agriculture while the others started business. So the people engaged in business worked as middlemen. तो जो लोग बिजनेस के अंदर शामिल हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? मिडल मैन कहते हैं। मिडल मैन का क्या काम है? प्रोड्यूसर से माल लेके आना और कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो वो बीच में खरीदने और बेचने का काम करता है, इसलिए उसको मिडल मैन कहते हैं। दे परचेज सरप्लस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड इन एक्सचेंज सोल्ड टू गुड्स दे नीडेड। तो कुछ फैमिलीज के पास जो सरप्लस गुड्स होता है, जैसे एग्रीकल्चर करने वाली फैमिली है,
उसने अपने लिए अनाज रख लिया, बाकी उसके पास सरप्लस है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करती हैं, अपने यूज के लिए दूध रख लिया, बाकी का दूध उनके पास सरप्लस है। तो मिडिल मैन क्या काम करता है, उस दूध को, अनाज को, सब्जी को और फ्रूट को, उन चीज़ों को वहाँ से उठा करके और जिनको उनकी ज़रूरत है उन तक पहुँचाने का काम करता है। तो इन दिस वे द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स स्टार्टेड एट द विलेज लेवल। इस प्रकार विलेज लेवल से चीज़ों का खरीदना बेचना शुरू हो गया। तीसरे नंबर पे है मनी इन्वेंशन स्टेज। मनी इन्वेंशन स्टेज में क्या है बेटा, देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट स्टैंडर्ड। तो बार्टर सिस्टम में बहुत एक दिक्कत थी, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं था। घी वाले को लगता था कि मेरा घी महंगा है, और उसके बदले में बुरा लेके आते थे, वो सोचता था कि मेरा बुरा महंगा है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड तो था ही नहीं, कोई मेजरमेंट तो था ही नहीं कि किसकी कीमत कितनी है। तो in order to overcome these problems, a universally accepted medium was discovered, which is called money. So at the first stage of money, food grains was the accepted medium of exchange. So after this, gold, silver and coins of other metal became popular. तो इसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद आती है टाउन इकोनॉमी स्टेज आती है। इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एट ए प्लेस अवे फ्रॉम द विलेज। So this place was called city. The business was now done on the basis of the principle of specialization. It means every businessman became a specialist in buying and selling at a particular thing. So the laborer were also made specialists is doing a particular job. The means of transport started developing. So this resulted in the expansion of trade. So the competition business also started at this stage. तो जैसे ही बिजनेस शहर तक पहुंचा, शहर तक पहुंचने के बाद वहाँ बिजनेसमैन में स्पेशलाइजेशन आई कि मैं प्रोडक्ट जो है स्पेशल इसी लाइन में बिजनेस करूँगा। तो वहाँ से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, तो बिजनेस का डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट हो गया और बिजनेस में कंपटीशन भी आ गया। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। द डेवलपमेंट एट दिस स्टेज completely changed human life due to the development of engineering. The power driven machines were made available to industry. As a result of it, many industries were established. So these industries included the textile industry, chemical industry, sugar industry, etc. The development of railways and road transport made a significant contribution to the industrial development. So in India, the development of business received momentum only after independence. उसके बाद देखिए बेटा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज है। तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द national and international trade with the development of the means of communication like the telephone, fax, telex, internet, m-commerce, e-commerce, mobile phone, etc. So similarly, business development got an impacts with the development of the mean of transport, airways, etc. So these days business is at its peak in India because of the information technology. Many things are now being produced in India which were earlier imported. So not only this, there is a continuous upswing in the export in India. उसके बाद बेटा अब देखिए इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आ गया। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में क्या है बेटा, इसमें है इंडिया हैज एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री। वन फाइंड्स ए मेंशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन कौटिल्य इकोनॉमिक्स, बट ओनली ए स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यूज्ड टू डू दिस बिजनेस. These people were called indigenous bankers. Indigenous bankers in India, according to the Indian Central Banking Inquiry Committee 1931, indigenous bankers is defined as any individual or private firm receiving deposits and receiving deposits. इसमें क्या है बेटा, अभी देखना कि डिफाइंड है, जिसमें इंडिजीनियस बैंकर्स में क्या है कि भाई कुछ ऐसे जो ऐसी फर्में प्राइवेट हैं जो लोगों के डिपॉजिट रिसीव करने का काम और उनकी डीलिंग करने का काम करती हैं, हुंडीज,
एंड लैंडिंग मनी, हुंडीज का, लैंडिंग मनी का, ये सारा काम कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जो करने का काम करती हैं। तो एज फार एज इंडिजीनियस बैंकर्स आर कंसर्न्ड देयर इज नो सच लॉ इन द कंट्री अंडर विच दीज bankers can register themselves. Indigenous banking activity is limited to particular caste in India. तो यहाँ पर इन गुजरात these are सराफ्स, इन यूपी these are साहूकार्स, और उसके बाद जो है ये चट्यान्स इन साउथ, और क्याज इन आसाम, और खत्री इन पंजाब, एंड काली डेफोरिची ब्राह्मण इन तरुणवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ। तो देखिए ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिजीनियस बैंकर का काम करती हैं। अब इंडिजीनियस बैंकर का काम मैंने आपको बता ही दिया बेटा क्या होता है। ये जो रजिस्टर्ड हमारे जो सरकार के बैंक हैं वो नहीं है, ये एक आम फर्में हैं जो पर्टिकुलर कास्ट्स ने बनाई हुई हैं। जैसे साहूकार बोलते थे पहले, जो पुराने टाइम में लोग हैं वो पैसा लेने के लिए किस पे जाते थे? साहूकार पे। और अगर अपना पैसा है फालतू तो उसको रखने के लिए भी साहूकार पे जाते थे, या हुंडीज कोई गिरवी वगैरह कोई चीज़ रखनी है तो उसमें भी वो किसकी मदद लेते थे? साहूकारों की मदद लेते थे। ये पुराना सिस्टम था हमारा। फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स देखो ये दिखाए हुए हैं। सबसे पहले बैंकिंग फंक्शंस क्या है? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक का सबसे पहला काम यही होता है कि लोगों का जो पैसा है उसको जमा करना। फिर टू गिव लोन्स और लैंडिंग ऑफ मनी, फिर उसी पैसे से दूसरे लोगों को, मान लिया मेरे पास फालतू पैसा है मैंने बैंक में जमा करवा दिया, एक के पास पैसे की कमी है उसको बैंक ने लोन दे दिया। यानी एक व्यक्ति काम करना चाहता है, पैसा नहीं है, एक के पास पैसा है वो काम नहीं करना चाहता, तो बैंकों ने क्या किया? जिसके पास फालतू पैसा है उसका पैसा अपने पास रखा, और वो रखने के बाद जिसको उस पैसे की जरूरत थी वो उसको दे दिया। तो उस व्यक्ति ने उस पैसे से काम किया, काम करके उसने पैसे से पैसा कमाया। मनी मैचेस मनी की कंसेप्ट आई, और जिससे सर्कल घूम गया। क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? क्रेडिट क्रिएशन। पहले क्या था? पहले पैसे की कमी क्यों थी? क्योंकि जिसके पास पैसा था वो अपने पास ही उसको छुपा करके रख लेता था, बाहर मनी सर्कुलेशन में आता नहीं था। मेरे पास पैसा है, काम करने का हुनर नहीं है, और जिसके पास हुनर है उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन आज क्या है कि जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा बैंक में दे आया, और बैंक ने उस पैसे को उस व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिया जिसके पास काम करने का हुनर है, पैसे से पैसा बनाने का हुनर है। इसीलिए मार्केट में पैसा आ गया ज़्यादा। उसके बाद नॉन बैंकिंग फंक्शंस क्या हैं? स्पेकुलेटिव ट्रेड है। उसके बाद कमीशन एजेंट्स हैं। कमीशन एजेंट्स का एग्जांपल बेटा आपने देखा होगा मंडियों में। मंडियों में जो आड़ती हैं वो इंडिजीनियस बैंकर का एग्जांपल है। कमीशन एजेंट जो लोगों की फसल लेते हैं, जैसे किसान है, किसानों को फसल के लिए खर्चा चाहिए होता है, तो वो सारा खर्चा इंडिजीनियस बैंकर देता है। देने के बाद उस पैसे पे ब्याज लगाता है। मंथली जिस महीने में ले गया उसी महीने में एंट्री हो जाएगी, 6 महीने में फसल जाएगी, फसल के टाइम सारे पैसे पर ब्याज लगा दिया जाता है। तो इंडिजीनियस बैंकर जो है कमीशन एजेंट, उसकी पहली इनकम कहाँ से होती है? जो उसने किसान को पैसा उधार दिया था उसका ब्याज। दूसरी जो मेन इनकम क्या है? जो किसान फसल बेच के आएगा तो उसकी फसल जो बिकवाएगा वो कमीशन एजेंट के थ्रू फसल बिकती है, और उस फसल के बिकने पे उसकी कमीशन होती है। आड़ती उसको इसलिए बोलते हैं, उस कमीशन का नाम आड़त होता है बेटा, आड़त बोलते हैं उसको। आड़त को इंग्लिश में कमीशन बोलते हैं। तो देन जो इंडिजीनियस बैंकर इज नोन एज कमीशन एजेंट। अदर बिजनेस भी इसमें चलते हैं। उसके बाद देखिए बेटा अगला आ गया बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग फंक्शन में इंडिजीनियस बैंकर्स परफॉर्म मेनली द फॉलोइंग बैंकिंग फंक्शंस। सबसे पहले लैंडिंग ऑफ मनी, मनी लैंडिंग इन द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स। लोन्स आर गिवन टू द बेसिस ऑफ प्रोमिजरी नोट्स, सिंपल रिसीट्स। ये प्रोमिजरी नोट क्या है? प्रोमिजरी नोट बेटा एक प्रोमिजरी, जैसे जिसको हम पैसा उधार देते हैं तो वो एक जो है एक लीगल पेपर के ऊपर हमें लिख करके प्रॉमिस करता है कि मैं इतने दिन बाद आपका पैसा लौटा दूंगा। तो देन नोट इज नोन एज प्रोमिजरी नोट। या कोई सिंपल हम रिसीट ले लेते हैं किसी से, या कोई और लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेते हैं। पर्सनल सिक्योरिटी एंड मोर्टगेजेस। मोर्टगेजेस क्या होता है? गिरवी, कोई चीज़ गिरवी रख करके पैसा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सनल एंड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है पर्सन टू पर्सन भी इनका डिफरेंट होता है, प्लेसेस टू प्लेसेस भी डिफरेंट होता है। जैसे एक व्यक्ति अच्छा कस्टमर है, उसके पास पैसे अच्छे हैं, उल्टा सिस्टम है इनका
कि जिसका लेन देन अच्छा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, जिसका थोड़ा ये लगता है कि पैसा डाउट में है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगा देते हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड लार्जली ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड। तो गुड सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा कीप द इंटरेस्ट रेट to about 18%, while on the poor security the rate of interest ranges between 24 to 40%. तो इंडिजीनियस बैंकर गिव बोथ शॉर्ट पीरियड लोन्स टू एग्रीकल्चर। शॉर्ट पीरियड लोन का मैंने अभी जिक्र किया था कि जो किसान है उनको 6 महीने के लिए लोन देते हैं और फिर उन पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री को पैसा देते हैं। बिसाइड गिविंग डायरेक्ट लोन टू द फार्मर्स, द इंडिजीनियस बैंकर्स ऑल्सो गिव इनडायरेक्ट लोन्स टू देम through traders or mahajans. So generally loans are given to small scale industry units. So however, with the growth of various specialized financial institutions, the role of indigenous bankers has reduced. So compared to modern banking, the rate of interest charged by इंडिजीनियस बैंकर्स इज फेयरली हाई। तो इंडिजीनियस बैंकर्स का बेटा मंडी में जो आड़ती होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आम बैंकों से ज़्यादा होता है। इसलिए सरकार ने जो अपने बैंक हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इन बैंकों से किसानों को लोन देने की, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने की या लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने की दोनों प्रोसेस चलाई, ताकि जो लोग हैं वो इंडिजीनियस बैंकर्स के चंगुल से छूट जाएं, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई होता है। उसके बाद एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, अनदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर एक और काम करते हैं कि किसानों का या और जो लोग हैं आम आदमी उनका पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, लेकिन इनका एक सिस्टम होता है कि जब किसी का पैसा, किसान अपना पैसा डिपॉजिट करवाएगा उसको तो ब्याज बड़ा मामूली सा देंगे, और जब किसान को जरूरत पड़ जाए तो उससे डबल से ट्रिपल ब्याज वसूल करते हैं। इसी से इनका काम चलता है। यही इन्हीं चीज़ों में लोग पहले परेशान थे, जिसको जो नेशनलाइज्ड बैंक आए इन्होंने लोगों को लिमिट बना करके देनी शुरू की, किसानों को शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाने शुरू करवाए, तो जिससे लोग वो इनसे राहत महसूस की। उसके बाद डीलिंग इन हुंडीज। हुंडीज इज ए क्रेडिट नोट। हुंडी क्या है? एक क्रेडिट नोट है ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स, लाइक चेक फॉर द मॉडर्न बैंक्स। मॉडर्न बैंक्स में इसको चेक कहते हैं और पुराने टाइम में इसको हुंडी कहते थे। दीज बैंक्स डील इन द सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हुंडीज। तो दीज आर रिटन इन द लोकल लैंग्वेज। हुंडीज में भी इसको कहते हैं दर्शनी और मुद्दती। नाम देखो हुंडीज के, दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी हुंडी इज पेबल ऑन डिमांड, while मुद्दती इज पेबल ओनली एट द स्टिपुलेटेड डेट इन फ्यूचर। देखो दर्शनी हुंडी का मतलब क्या है कि जैसे ही जिसने पैसा लेना है, मान लिया मैंने आपको पैसा उधार दिया हुआ है, मैं इंडिजीनियस बैंकर हूँ, मैंने आपको हुंडी दी, मतलब अंगेज किया हुआ है, पैसा दिया हुआ है आपको, हुंडीज क्रिएट हो रही है, तो दर्शनी हुंडी है। तो दर्शनी हुंडी में जैसे ही जिसका पैसा है वो वापस मांगेगा, तुरंत आपको लौटाना पड़ेगा। लेकिन मुद्दती हुंडी में पहले डेट फिक्स होती है कि जो उस पर निर्धारित तिथि है, केवल निर्धारित तिथि पर ही पैसा वापस करना होता है। उसके बाद नॉन बैंकिंग फंक्शन में क्या आता है बेटा? स्पेकुलेटिव ट्रेड। इंडिजीनियस बैंकर्स आर नोन टू बी एक्टिवली एंगेज्ड इन स्पेकुलेटिव ट्रेड। Jaggery, wheat and other such products are their field of operation. Commission agents at many places. Indigenous banker also function as commission agents, ये मैंने आपको बता ही दिया था। Other business में क्या आता है? With a view to recouping their losses on account of competition from the modern banks, the indigenous bankers undertakes various non-banking activities such as trading and shopkeeping. So many indigenous bankers have become jewelers. So method of business of indigenous bankers have occupied an important place in the context of banking system in India. Indigenous bankers have been lending money many to the farmers in rural areas and small industries in the urban areas. So these bankers give loans promptly even on personal security, and loans are given for all purposes. So the method of business is very simple. Through their accounts are very simple, yet these are very systematic. So their functioning is not time consuming and there is
legal procedure in it. Any individual can get loan from these bankers. These bankers have full knowledge about their clients. Loans therefore involve less risk. So also working hours are not fixed for the indigenous bankers, and these bankers keep their dealing as secret. So duration of repayment of loans is adjusted to suit the convenience of their customers. So it is because of all these merits that indigenous bankers have occupied an important place in the Indian banking system. So in short, indigenous bankers give prompt, flexible, informal and personal services. Methods of advancing loans by indigenous bankers. Number 1, loans against the receipts. The loans are also given just against receipts. The mentions about the principal amount, interest charges etc. दूसरे नंबर पे है बेटा बही लोन्स. लोन्स आर एडवांस्ड अगेंस्ट सिग्नेचर्स ऑफ द बोरोवर इन अकाउंट बुक. जैसे बही का लोन है, आपने देखा होगा, अगर कोई किसान का बेटा मेरी बात को सुन रहा है तो उसने ज़रूर देखा होगा कि जो किसान है वो इंडिजीनियस बैंकर यानी मंडी में कमीशन एजेंट के पास जाते हैं और वहाँ वो अमाउंट लिख लेता है कि आपने 10,000 लिए, फिर वो लिख लेता है कि किस काम के लिए लिए, और फिर बाद में अंगूठा या दस्तखत बही के ऊपर करवा लेता है. उसके बाद अगला है मोर्टगेज. मोर्टगेज का मतलब है इंडिजीनियस बैंकर गिव लोन्स ऑन द मोर्टगेज ऑफ फिक्स एसेट. कि जो इंडिजीनियस बैंकर है वो किसान की ज़मीन या मकान या कोई उसके कोई भी फिक्स एसेट है उसको गिरवी रख लेता है कि भाई इतना पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, जब तक आप ये पैसा मेरा नहीं लौटाते तब तक इस एसेट की ओनरशिप मेरी रहेगी. उसके बाद डिस्काउंटिंग द हुंडीज. दीज बैंकर्स ऑल्सो डिस्काउंट हुंडीज एज वेल एज गिव लोन्स अगेंस्ट देम. जैसे हुंडी है किसी के पास, उसको डिस्काउंट करने का काम. मान लिया मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास हुंडी है, मुझे 2 महीने बाद कहीं से पैसा मिलना है, मेरे पास ऐसा कागज़ है, तो उसके बदले में भी मुझे जो है इंडिजीनियस बैंकर वो लोन दे देते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स की इंपॉर्टेंट क्या है? क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स की जो छोटे व्यापारी हैं उनको आम बैंकों से लोन की दिक्कत है या वो किसी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्री सिस्टम है वो पूरा नहीं कर सकते तो उनको ये पैसा देने का काम करते हैं. एग्रीकल्चर साइड को पैसा देने का काम करते हैं. लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी देते हैं. इंडिजीनियस बैंकर्स ऑल्सो गिव लॉन्ग टर्म क्रेडिट बिसाइड वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज. अब क्वेश्चन यहाँ आता है बेटा कि वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज. स्मॉल इंडस्ट्री, देखो कोई भी इंडस्ट्री है उसमें 2 प्रकार की पूंजी लगी होती है. एक तो होती है फिक्स एसेट में लगी हुई पूंजी, उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में, ये चीज़ें. और जो पैसा गुड्स को परचेज किया, स्टॉक को खरीदा, फिर लेबर के खर्चे, बिजली पानी के खर्चे, कोल गैस फ्यूल वाटर के खर्चे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी के खर्चे, रेंट का खर्चा, ये सारे किस में आते हैं? वर्किंग कैपिटल में आते हैं. ठीक है ना. जो बार बार खर्चे किए जाते हैं वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं. 2 प्रकार की पूंजी लगी होती है बिजनेस में, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. तो बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है, जैसे स्टॉक को खरीदना, फिर उसको माल को तैयार करने के खर्चे, फिर वो बिकना शुरू हो जाता है तो पैसा आना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं. क्योंकि इसमें जल्दी पैसा, हमने माल खरीदा, माल खरीद के उसको प्रोडक्शन में लगा दिया, तैयार कर दिया, प्रोडक्ट तैयार हुआ तो मार्केट में गया, बिकना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, हमने पैसा वापस करना शुरू कर दिया जिससे हमने स्टॉक परचेज किया था. तो इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं. उसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटीज. तो in the older times the trading activities were mainly done by the following communities and intermediaries. सबसे पहले मर्चेंट्स, व्यापारी होते थे. फिर सराफ्स होते, मनी लेंडर, सराफ बोलते थे. आज भी हैं शहरों के अंदर की फलाना सराफ है भाई, बहुत पुराना सराफ है. उसके बाद ब्रोकर कौन होते हैं बेटा? दलाल होते हैं. दलाल किसको कहते हैं? जो माल बिकवाने का पैसा उधार, मान लिया मेरे पास पैसा है लेकिन जिसको पैसे की जरूरत है मैं उसको जानता ही नहीं, तो ब्रोकर बीच में मीडिएटर का काम करता है कि भाई मैं इसको जानता हूँ, अगर इसने आपका पैसा वापस नहीं किया तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे से ले लेना. तो फिर ब्रोकर क्या करता है? मेरा पैसा उसको उधार दिलवा दिया तो उधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से वो कमीशन लेने का काम करता है. ब्रोकर को जो कमीशन मिलती है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं. ब्रोकर को हिंदी में दलाल बोलते हैं और जो दलाल को कमीशन मिलती है ब्रोकरेज बोलते हैं, उसको हिंदी में ब्रोकरेज को दलाली बोलते हैं. मर्चेंट्स बेटा व्यापारी होते हैं. कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स वाज द मेन ग्रुप परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज. दिस कम्युनिटी मेनली इंक्लूडेड द वैश्यास
वैश्य, जैसे वैश्य किसको कहते हैं, बनिया कम्युनिटी है हमारे यहाँ, वैश्य बोलते हैं। तो ये बहुत पुरानी बिजनेसमैन की, इंडिजीनियस बैंकर्स की कम्युनिटी है जो बिजनेस करने का काम करती है, मर्चेंट का काम करती है। वन ऑफ द चीफ सब कास्ट ऑफ दिस कम्युनिटी वाज नोन एज द सेम बनियास। वैश्य से फिर इसी की एक सब कास्ट बन गई बनिया। तो these people were related to the Hindu and Jain families of Gujarat and Rajasthan. They has a full control over the trade of northern India. The second community in the merchants were called Banjaras. दूसरी जो व्यापारी कम्युनिटी है वो बंजारा है। बंजारा किसका काम करते थे, खेतों में काम करते थे। These people generally did their trade in the villages. Some of the people of this very community also did their trading between villages and cities. बंजारा में याद आ गया, मेरे गाँव में अक्सर चीज़ें बेचने के लिए बंजारिन जाती थी। सिर पे बड़ा तगड़ा टोकरा रखा, उसमें सामान, कंगी या कोई शीशा या कोई और नेल पॉलिश या जितने भी रिलेटेड जो लेडीज़ के साज सज्जा के सामान हैं, तो वो सारे लेकर के जो बंजारिन हैं, बंजारा कम्युनिटी के लोग जो है वो सोसाइटी में जाते थे, घर घर जा कर के वहीं सामान को बेच के आने का काम करते थे। तो इसी के साथ बेटा ये आपका जो बिजनेस, जो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का चैप्टर है, ये आपका समाप्त होता है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है बिजनेस रिस्क। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा डिस्कशन का वो किस पे रहेगा बेटा, बिजनेस रिस्क पे रहेगा। अब बिजनेस रिस्क किसको कहते हैं? बिजनेस रिस्क बेटा क्या होता है कि भाई देखो, बिजनेस में बिजनेसमैन ने पैसा लगाया, तो फ्यूचर के लिए पैसा लगाया कि फ्यूचर में मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेज इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क कहाँ से आता है? देखो, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, ठीक है ना, इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस रिस्क। देखो ये बिजनेस रिस्क की डेफिनेशंस दी हुई हैं। व्हीलर की डेफिनेशन है, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्योरेंस। कई बार ऐसी कुछ अनफेवरेबल अक्योरेंस हो जाती हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है, तो वहाँ लॉस हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। सीओ हार्डे की जो है डेफिनेशन है, रिस्क में भी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस और डैमेजेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क बेटा, बिजनेस रिस्क के जो नेचर के पॉइंट है, रिस्क इज ए रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटी से आता है। जैसे हमारा बिजनेस बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो इम्प्लॉयज़ हैं बाई चांस उन्होंने स्ट्राइक कर दी, अनसेटिस्फाई होकर के उन्होंने इम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक करने से हमारा प्रोडक्शन का काम रुक गया। काम रुकने से बेटा कोई छोटी बात नहीं होती इम्प्लॉयज़ का प्रोडक्शन का काम रोकना। अगर शुगर मिल के अंदर एक दिन के लिए स्ट्राइक हो जाए, वर्कर काम ना करें, तो करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए का घाटा एक दिन में पड़ता है। जो बड़े बड़े जैसे मारुति इंडस्ट्री है उसमें इम्प्लॉय स्ट्राइक कर जाएं, या फिर थेफ्ट, चोरी हो जाए, जो हमने सोची नहीं है बात, ये अनसर्टेनिटी है, ये ह्यूमन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है। दूसरी है बिजनेस अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनसर्टेनिटी में बेटा क्या आता है, रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड, चेंज इन प्राइस एटसेट्रा। कई बार हम डिमांड की रॉन्ग असेसमेंट लगा लेते हैं, तो उससे प्राइसेस में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। उसके बाद नेचुरल अनसर्टेनिटी। नेचुरल अनसर्टेनिटी में बेटा अर्थक्वेक आते हैं, ड्रॉट आता है, स्नोफॉल आता है और एपिडेमिक एटसेट्रा आते हैं। उसके बाद बेटा देखिए, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके साथ रिस्क नहीं लगा हुआ है। तीसरे नंबर पे डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। बेटा कोई भी बिजनेस है, रिस्क जो है बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। जैसे 10,000 का बिजनेस है तो उसमें 10 लाख का जो रिस्क है वो थोड़ा आ जाएगा। लाखों का बिजनेस है तो रिस्क भी लाखों का है, करोड़ों का बिजनेस है तो रिस्क भी करोड़ों का है, और हजारों का बिजनेस है तो रिस्क भी हजारों का है। उसके बाद प्रॉफिट इज कंसीडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। हमेशा जितना ज़्यादा रिस्क लिया जाएगा उतना ही ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होता है। बिना रिस्क के कभी हम प्रॉफिट की इच्छा नहीं रख सकते, यानी मोर रिस्क मोर प्रॉफिट की कंसेप्ट बिजनेस में चलती है। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। इन द बिजनेस ऑफ डेली यूटिलिटी थिंग्स, जैसे लाइक साल्ट है
pulses, आटा एटसेट्रा है, द अमाउंट ऑफ रिस्क इज लेस। अभी आप देखिए कि लॉकडाउन के अंदर जो जरूरत की चीजें थी, चाहे वो आटा दाल चावल था, इन बिजनेस में कोई रिस्क नहीं आया, क्योंकि ये चीजें लोग हमेशा खरीदनी ही पड़ती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, जैसा स्पेशली जो है कपड़े का बिजनेस था, जूते का बिजनेस था, या अदर थिंग्स के बिजनेस थे, वो प्रभावित हो गए, क्योंकि लोग कपड़े के बिना सार सकते हैं, वो नहीं गए मार्केट कपड़ा खरीदने के लिए। आज भी हर बड़े से बड़े ब्रांड पे जो बड़े बड़े ऑफर आए हुए हैं, उसकी वजह यही है कि कस्टमर जो है वहां नहीं जा रहा है, क्योंकि उन चीजों के बिना जो कस्टमर का काम है वो चल रहा है। तो बिजनेस में रिस्क आ गया, एक में आया नहीं एक में आ गया। तो दोनों बिजनेस की नेचर में क्या था, डिफरेंस था। एक ऐसे प्रोडक्ट को ले रहा था जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, नेसेसिटी हैं, और एक ऐसे प्रोडक्ट को ले रहा था जो केवल बंदा तभी खरीदता है जब उसकी पॉकेट में फालतू पैसे होते हैं। तो हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड, बिजनेस के अंदर रिस्क जो है नेचुरल कॉजेज आते हैं बिजनेस के, जैसे सीजनल चेंज आ गया। सीजनल चेंज आने से क्या होता है बेटा, गर्मी में सर्दियों के कपड़े नहीं बिकते और सर्दियों में गर्मी के कपड़े नहीं बिकते। जैसे एकदम सर्दी से गर्मी आ गई तो सर्दी का स्टॉक कई बार हमारे पास पड़ा रह जाता है। कई बार सर्दी कम पड़ती है, माल हमने ज़्यादा तैयार कर लिया, क्योंकि सर्दी का स्टॉक गर्मी में तैयार होता है, गर्मी का स्टॉक सर्दी में तैयार होता है। माल हमने ज़्यादा तैयार कर लिया, सर्दी ज़्यादा पड़ी नहीं, तो स्टॉक बिना बिका रह गया, बिजनेस के अंदर रिस्क आ गया। जियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वॉर्म ऑफ द अर्थ कोज ग्रेट लॉस। तो द अर्थक्वेक जो है ट्रेमोस डिस्ट्रॉय हग बिल्डिंग्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। जैसे आपने देखा था कि वो जो है एक त्रासदी हुई थी, जिसमें कहते हैं कि वो कहाँ पे, वो जो मंदिर पे हुई थी जो पहाड़ों में। तो उस त्रासदी में क्या हुआ था बेटे, बड़े बड़े होटल्स वालों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो पानी में बह गए होटल, बड़ा बड़ा नुकसान हुआ वहाँ पर। तो जियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, अर्थ नेचुरल क्लेमिटीज होती हैं। तो दीज नेचुरल क्लेमिटीज इंक्लूड लाइटनिंग हो गया, एडवर्स चेंजेज इन द एटमोसफेयर हो गया, उसके बाद लोकस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स एटसेट्रा। जैसे खेती का बिजनेस है वो टोटली डिपेंड नेचर पे करता है, तो वो बिजनेस में रिस्क आ जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन कोजेज, ह्यूमन कोजेज में बेटा क्या आता है, डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉइज। जब एम्प्लॉय जो है वो किसी प्रकार की बेईमानी कर लें, डिसऑनेस्टी कर दें, तो वहाँ पर बिजनेस में रिस्क आ जाता है। डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर्स, कस्टमर किसी प्रकार की डिसऑनेस्टी कर दें, व्हेन द कस्टमर स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, चोरी करना शुरू कर दें, आर अनेबल टू मेक पेमेंट, और या टाइम पे पेमेंट ना दें, डेलिबरेटली रिफ्यूज टू मेक पेमेंट, जानबूझ के हमारी पेमेंट ना करें, तो उससे बिजनेस में रिस्क आ जाता है। स्ट्राइक एंड लॉक आउट, जब काम करने वाले जो लोग हैं बिजनेस के अंदर, जो वर्कर वगैरह हैं, वो स्ट्राइक कर लें, अननेसेसरी लॉकआउट हो जाए, वहाँ से बिजनेस को नुकसान की स्थिति आ जाती है। वर्किंग केयरलेसली, कई बार बिजनेस में काम करने वाले जो लोग हैं वो असावधानी से, केयरलेसनेस से वर्किंग करते हैं, जिससे जो है वो प्रोडक्ट को तैयार तो किया जाता है लेकिन उसमें वेस्टेज, रॉ मटेरियल की वेस्टेज कर देते हैं, क्वालिटी को लो कर देते हैं, या उस पर ज़्यादा लागत लगा देते हैं। तो लापरवाही के कारण बिजनेस में रिस्क आ जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स कोजेज है। इकोनॉमिक कोजेज में बेटा क्या आता है, चेंज इन फैशन। फैशन चेंज होने से क्या होता है, कई बार हमारे पास स्टॉक बहुत सारा पड़ा है लेकिन उसका फैशन चला गया। फैशन जाते ही जो हमारी जैसे एक जीन की पैंट है, पहले बेल टाइप जीन पहनते थे लोग, लेकिन एकदम नैरो बॉटम जीन आ गई। तो नैरो बॉटम जीन आने से जो बेल टाइप की जीन थी, अगर मान लिया मेरे पास 1 लाख का स्टॉक पड़ा है बाई चांस, तो आज उसकी कीमत 1 लाख थी, अगले दिन उसकी कीमत 25,000 रह गई, क्योंकि कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं। चेंज इन प्राइसेस, कई बार प्राइसेस में चेंज आ गया, हमने कोई महंगी चीज खरीद ली, एकदम उसका मार्केट में प्राइस डाउन आ गया, नुकसान की स्थिति आ गई। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, कई बार कंपटीशन के कारण हमें अपनी ज़्यादा की चीज़ कम में बेचनी पड़ जाती है, वहाँ नुकसान की स्थिति आ जाती है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर्स, when a trader provides some special facilities to the consumer, it causes business risk to the other traders। ठीक है ना, मान लिया एक कस्टमर को, एक बिजनेसमैन ने कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी दे दी। मान लिया मैंने कोई पिज़्ज़ा हट खोला है, लेकिन मैंने वहाँ पर बैठने की एयर कंडीशनिंग का सिस्टम और बैठने का साफ सुथरा अच्छे से प्रोग्राम कर दिया, तो नेचुरल है दूसरे जो पिज़्ज़ा वाले हैं वो उससे किस में आ जाएंगे, रिस्क में आ जाएंगे। अदर कोजेज में नेचुरल कोजेज हैं बेटा। उसके बाद टेक्निकल कोजेज हैं, द अराइवल ऑफ टेक्निकली न्यू मशीन्स। जैसे मान लिया मेरा कैमरे का बिजनेस है, लेकिन एकदम टेक्निकल चेंज आ गया, कोई नया टेक्निकल कैमरा या नई टेक्निक मार्केट में आ गई, दूसरे बिजनेसमैन ने उसको फटाफट फॉलो कर लिया, मैं कहीं पीछे रह गया, तो बिजनेस में रिस्क आ गया। पुरानी टेक्निक वाला जो बिजनेसमैन है वो पीछे रह जाता है। मैकेनिकल कोजेज, सम टाइम वाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स सम डिफेक्ट freezing, तो when we use such defective machines we have to face really terrible results। कई बार डिफेक्टिव मशीन्स को यूज करते हैं,
और उनसे हमारा नुकसान हो जाता है। मैनेजरियल कॉजेज में क्या है, मैनेजमेंट इज द सोल बेसिस ऑफ द एंटायर बिजनेस, तो इट इज हेयर द पॉलिसीज आर फ्रेम, तो इट बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजर इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्रेम जो है वो जिसको कहते हैं फेवरेबल पॉलिसीज, बिजनेस रिस्क इज इनविटेबल। कई बार ऐसा होता है हमारे जो मैनेजर हैं वो अनट्रेंड है, या वो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसी पॉलिसी उन्होंने चला दी जो पॉलिसी फेवरेबल नहीं थी, उसके कारण बिजनेस में रिस्क क्रिएट हो जाता है। तो ये था मैनेजरियल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इसी के साथ आपका बेटा ये बिजनेस रिस्क का चैप्टर भी खत्म होता है। तो आज का लेक्चर मैं अपना यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू ऑल।